जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल तोपखाना की चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट मुगल वंश को पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए यहाँ पर तोप खाना का जो प्रमुख है ये मीर आतिश है। अच्छा, यहाँ पे आप ये नाम याद रखना कि जो तोपखाना का प्रमुख होता था उसे दरोगा ए तोपखाना कहा जाता था। तुजुक जहांगीरी से ज्ञात होता है कि इस पद पर त्रैपदा की नियुक्ति हुई थी। अकबर ने तोपों की नाल को साफ करने के लिए पहिया तकनीकी का विकास किया था। तो पहिया तकनीकी एक विशेष तकनीकी होती थी जिससे तोप के नाल को साफ किया जाता था। इस मशीन का यरघु कहा गया, मतलब इस मशीन को यरघु कहा गया, जिससे 17 नालों को एक साथ साफ किया जाता था। देखिए ये सब पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? तोपखाना का प्रमुख दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था, है ना। पहिया तकनीकी जो तोपखाने के नाल को साफ करने के लिए विकसित किया गया था अकबर के द्वारा। अब जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे देखिए, ये जो नाम है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, अकबर ने तोड़दार तोपों का भी विकास किया जिसके पुर्जे आसानी से अलग करके जोड़े जा सकते थे। मुगल तोपखाने में कार्यरत व्यक्ति, अब ये जो व्यक्ति है ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों बाबर के तुर्क तोपची थे। जो बाबर के तोपची थे ये उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। अली कुल बाबर के तोपखाने का प्रमुख था, बाद में मुस्तफ़ा भी जुड़ा है। जो अली था ये मतलब प्रमुख था, मुस्तफ़ा को बाद में जोड़ा गया। अब दोस्तों स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोड अप्लाई करना होगा ज्ञान सर, जिसमें आपको प्रॉपर GYANSIR लिखना है, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया रूमी खां, है ना। ये तुर्की नौसेनापति मुस्तफ़ा खां को रूमी खां की उपाधि दी गई थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने दिया था। तो जो मुस्तफ़ा खां था उसी को रूमी खां की उपाधि दी गई थी, ये बहादुर शाह ने दिया था। उस्ताद तोपची के नाम से प्रसिद्ध रूमी खां ने हुमायूं के तोपखाने में भी कार्य किया। देखिए बाबर का उत्तराधिकारी है हुमायूं, तो रूमी खां ने हुमायूं के तोपखाने में भी काम किया था। कबीर और हुसैन ये अकबर के तोपची और बंदूकची थे। कबीर तोपची और हुसैन बंदूकची, मतलब बंदूक चलाने वाला था। मनुची ये इटली का मनुची दारा शिकोह के तोपखाने में कार्य किया करता था। तो मनुची इटली का यात्री है, ये मतलब इटली का है, काफी इंपॉर्टेंट है, और दारा शिकोह के तोपखाने में कार्य कर रहे हैं। फिदाई खां औरंगजेब के तोपखाने का प्रमुख था। औरंगजेब ने तोपची केवल कन्नौज से ही भर्ती की, मतलब जो भी तोपची रखते थे कन्नौज से लेता था। नौसेना मुगल सेना का सबसे कमजोर भाग था। वस्तुतः यह कोई आधुनिक अर्थ की नौसेना नहीं थी। नौसेना प्रमुख मीर बहर था, है ना। तो मुगल नौसेना सबसे कमजोर थी। आगे दिया मौलिम। मौलिम की बात करेंगे, प्रत्येक जहाज पर नियुक्त वह व्यक्ति जो दिशाओं को पहचानने एवं सितारों की स्थिति पढ़ने में निपुण होता था उसे मौलिम की संज्ञा दी जाती थी। बाबुल मक्का मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत बंदरगाह था, जिसे बाबुल मक्का कहा जाता था। तो सूरत बंदरगाह इसे बाबुल मक्का कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हस्ती सेना पील खाना हस्ती विभाग था, मतलब पील मतलब हाथी होता है, जो हाथियों का विभाग इसे पील खाना कहते थे। हाथियों के संगठित समूह को हल्का कहा जाता था। तो देखिए जो प्रमुख तोपची थे युद्ध से जुड़े, जो मतलब बंदूक चलाने वाले थे, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट दिया है मुगल काल के सिक्के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह मुगल काल के सिक्के मुख्यतः गोल थे, यद्यपि कुछ चौकोर सिक्के भी थे, जैसे चांदी का जलाली सिक्का। मुगल काल में जितने सिक्के चले सब गोल थे, बाकी कुछ
चौकोर भी थे, जैसे जलाली हो गया। मुगल काल में टकसाल का अधिकारी दरोगा होता था और सर्वाधिक टकसालों की संख्या औरंगजेब के काल में थी। टकसाल ऐसा कारखाना होता था जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती थी। अब्दुल समद सिराजी को दिल्ली टकसाल, टोडरमल को बंगाल टकसाल, ख्वाजा मंसूर को जौनपुर टकसाल और मुजफ्फर खान को लाहौर टकसाल का प्रमुख बनाया गया था। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब्दुल समद सिराजी ये दिल्ली टकसाल का प्रमुख है ना। टोडरमल ये बंगाल का जो टकसाल है यहाँ का प्रमुख है। ख्वाजा मंसूर ये जौनपुर टकसाल का प्रमुख है और जबकि मुजफ्फर खान लाहौर टकसाल का प्रमुख है। हालांकि बाद में सभी टकसाल अब्दुल समद के अधीन रहे थे। अकबर के सिक्कों पर धनुर्धारी राम और सीता की आकृति दर्शाई गई। अकबर ने जितने सिक्के बनाए उसमें प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि अंकित हुआ करती थी। आगे बढ़ते, मुगल काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के और आकृति युक्त सिक्के चलाने का श्रेय अकबर को ही जाता है। जो सोने के सिक्के ये भी अकबर ने चलाए और जिसमें आकृति ये भी अकबर ने चलाए। अकबर की मुद्राओं पर सूर्य एवं चंद्रमा का पद्य में बखान किया गया। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही सनवत चलाने के बाद ये सब किया है। सर्वप्रथम शासक की आकृति दिखाने वाले सिक्के जहांगीर ने चलाए, जिसपे शासकों की आकृति बनी होती थी वो जहांगीर ने चलाया था। अब यहाँ पर दिया कि अकबर की स्वर्ण मुद्राएं, अकबर ने किस प्रकार की सिक्के चलाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मुहर, एक मुहर 9 रुपए के बराबर होता था। शहनशाह या संसब सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था। देखिए शहनशाह या फिर संसब ये सबसे बड़ा सिक्का हुआ करता था जो कि सोने का था। इलाही यह वृत्ताकार स्वर्ण सिक्का था। एक इलाही सिक्का 10 रुपए के बराबर होता था। देखिए यहाँ से आप इसकी वैल्यू जरूर याद रखिएगा। मुहर 9 रुपए के बराबर है, इलाही 10 रुपए के बराबर है। चांदी के सिक्कों की बात करेंगे तो अकबर ने चौकोर जलाली सिक्का चलाया। रुपया की सबसे छोटी इकाई सूकी, एक ये रुपया का 20वां भाग होता था। 20वां भाग मतलब समझ सकते हैं कि 5 पैसे के बराबर तक ये भी। तांबे के सिक्के में दाम अधेला, अधेला का मतलब आधा दाम, पावला मतलब चौथाई दाम और दमड़ी मतलब दाम का 8वां भाग, ये सब सिक्के चलाए गए थे। अकबर ने पहले दाम को फुलूस या फिर बहलोली भी कहते थे, मतलब अकबर से पहले इसे बहलोली नाम दिया जाता था। कश्मीर में रूप ससनु, मालवा में मुजफ्फर शाही तथा गुजरात में चांदी का महमूदी सिक्का प्रचलन में था। अकबर के समय में 1 रुपया 40 दाम के बराबर था और औरंगजेब के काल में 60 दाम के बराबर। मतलब अकबर के समय में जो 1 रुपया था इसकी वैल्यू 40 दाम के बराबर थी और जब औरंगजेब का काल आया तो ये बढ़कर के 60 दाम हो गया। अब यहाँ पर देखिए अकबर के बाद दिया है जहांगीर और शाहजहां के काल के सिक्के। तो आगे यहाँ पर देखेंगे, देखिए जहांगीर ने निसार नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। तो जो चांदी का सिक्का है निसार, ये किसने चलाया? जहांगीर ने चलाया है ना। उसने सिक्कों पर राशि चक्र स्वयं जहांगीर शराब का प्याला पकड़े और सिक्कों के पृष्ठ भाग पर नूर जहां अर्ध घूंघट में दिखाएगी। मतलब जहांगीर के सिक्के पर जो राशि चक्र मतलब सामने का भाग है, स्वयं जहांगीर है, इसने शराब का प्याला पकड़ा है और पीछे की ओर नूर जहां को आधे घूंघट में दिखाया गया। जहांगीर द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के में नूर अफसा, खैर काबुल और नूर अफगान था। तो याद रखना है नूर अफसा, खैर काबुल और नूर अफगान जहांगीर ने चलाए हैं और ये सब सोने के सिक्के। शाहजहां ने आना नाम ताम्र सिक्का चलाया। 16 आने 1 रुपए के बराबर होता था। देखिए आना आज भी चलता है, 16 आने मतलब 1 रुपए है ना। ये तांबे का सिक्का था, ये शाहजहां ने चलाया था। आगे दोस्तों और बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिया औरंगजेब के काल के सिक्के। तो औरंगजेब के काल में औरंगजेब के सिक्कों पर 4 खलीफाओं औरंगजेब ने सिक्कों पर 4 खलीफाओं के नाम लिखवाना बंद करवाया और कलमा का भी अंकन बंद करा दिया। उसने सिक्कों पर शाहबाई की कविताएं लिखने को कहा गया। मतलब औरंगजेब के काल में जो सिक्के चले उस पर शाहबाई की कविताएं लिखी गई, खलीफा का नाम बंद हो गया, कलमा का अंकन बंद हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मुगल कालीन जो तोपखाने हैं और उसके बाद जो सिक्के, उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझ लिया। आपके पेपर में इससे बढ़ करके और कोई प्रश्न नहीं आएगा यहाँ से। तो अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे भूमि एवं भू राजस्व प्रणाली किस प्रकार से होता था और धीरे धीरे हम लोग मुगल सत्ता को संपूर्ण करने के ओर पहुंच चुके हैं। देखिए जैसे आप ये पढ़ेंगे फिर मुगल संस्कृति और इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और पढ़ने के बाद ये मुगल वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रहा जो हम लोगों ने पूरा डन किया है। अब अगली क्लास में देखेंगे जहाँ पर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए डेटा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।